तो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। माई एचपी में आज हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं इशफाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट ओके लाइफ केयर। और कैंसर के साथ साथ हमारे पास ऐसे कौन सी प्रोडक्ट है जो कैंसर पेशेंट को हम दे सकते हैं या फिर कैंसर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जो मुझे लगता है जिससे हर किसी को डर लगता है। भले आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये बहुत ही ज्यादा डरावना बीमारी हुआ करता था। हम सब अपने आसपास में कैंसर पेशेंट्स को देखे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी ये बीमारी हमारी रहन सहन खान पीन की गलत तरीके से होता है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। तो ये हमारी हाथ में है कि हम इस बीमारी को रोके, लेकिन लोगों के पास इसका जानकारी नहीं है। इसका अर्ली डायग्नोसिस डिटेक्शन नहीं होती है। हमारे यहाँ पे तो लोग रेगुलर बेसिस पर अपना वजन भी नहीं नापते, ब्लड प्रेशर नहीं नापते, तो कैंसर डिटेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो अनअवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत खतरनाक साबित होता है कैंसर के मामले में। आजकल आपको बहुत कम उम्र में भी कैंसर का मरीज देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, खास करके हमारे देश में। तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारे बात करेंगे और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज की सेशन आपको एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर सीखना है और ये कम से कम 10-15 लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। आप प्रोडक्ट मत बोलो, ओके लाइफ करके सोल्यूशन मत बताओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कैंसर की जानकारी आप हर लोगों तक पहुंचाओ। पीपीटी, वीडियो, साउंड क्लियर है? एक बार प्लीज बताएं। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक शब्द है जिससे हर कोई बचना चाहता है। और आई एम श्योर हम में से हर किसी ने अपने लाइफ में किसी ना किसी कैंसर पेशेंट को अपने ही खानदान में देखा होगा। और हमने ऐसा देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल रिकवर होते या फिर क्योर होते हैं। ऐसा कम होता है। और अगर किसी का ठीक हो भी जाता है तो दोबारा बाद में दिख जाता है। तो एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ इंसान लंबा टाइम तक जी नहीं सकता। बाकी बीमारियों में एक उम्मीद होती है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप दवाई, मशीन, पेस मेकर या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसके साथ जी सकते हैं। डायबिटीज के साथ आप डाइट और मेडिसिन के साथ अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कैंसर के साथ बहुत लंबा जिंदगी जीने का चांस बहुत कम है। ये उन बीमारियों से में है जो सिर्फ एक इंसान को नुकसान करता है, ऐसा नहीं है। एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। जिस फैमिली में भी कैंसर होता है, उन घर की खुशियां, उन घर का हालत, उन घर का फाइनेंशियल कंडीशंस, आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ बेच बाच के भी इनका इलाज करा, लेकिन वो पूरी मेहनत बेकार जाती है। तो एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए, लोगों को होना चाहिए। तो कैंसर के बारे में हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्लियर है तो एक बार क्या साउंड क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। There aren't any overwhelming signs. It usually begins with pain, fever and lethargy, symptoms any parent would pass off as usual illnesses of childhood. There
Devinder felt the ground beneath him disappear when the doctor said his 2-year-old daughter has cancer. That was last month. He's finding it hard to come to terms with what lies ahead. It's very shocking for the family जिनकी एक ही बेटी है और 2 साल का बच्चा, तो उसका सुन के तो ये तो क्लियर है ब्लड कैंसर है। ब्लड में भी 2-3 टाइप के कैंसर होते हैं, तो वो बोन मैरो होता है बच्चों का, हड्डियों में, उसके बाद पता चलता है। He hasn't had the heart to tell his wife the truth. She believes Diksha is being treated for dengue. In India, 50,000 children are diagnosed every year with cancer. The National Cancer Registry reports that childhood cancers in India are on the rise. The most common childhood cancers are leukemia or blood cancer, brain and central nervous system tumors, neuroblastoma that usually arises in and around the adrenal glands, lymphoma that develops in the lymph nodes and the lymphatic system, retinoblastoma or eye cancer, and bone cancer. Dr. Naveen Dang's pathology lab in the capital is a primary center for detection. Unfortunately, over the years, I do not know why, the number of patients coming with cancers or the number of patients we are diagnosing with cancers, especially the number of children whom we are diagnosing with cancers, is going increasing with time to time. There used to be hardly a patient of cancer whom we would diagnose, especially that of a pediatric cancer. But now, surprisingly, sadly, I can say with a very heavy heart that it is practically every alternate day, every other day, that you diagnose a patient of cancer. That to a child having cancer. Unlike cancers in adults, childhood cancers are biologically different. The factors that cause malignancies in children are largely unknown. Hearteningly, unlike cancers in adults, cure rates among children with cancer are 70 to 90%. दोस्तों, इस वीडियो में आगे में कैंसर के बारे में और भी फैक्ट्स बताते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को ठीक से समझ नहीं पाए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। मुंबई का ये इंसिडेंट था, ये शायद 7-8 साल पहले की वीडियो है। नवीन नाम का एक इंसान का छोटा बच्चों को बीमार होता है, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उसको कई बार लगातार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर बार बार मेडिसिन देता है, ठीक होता है, फिर बीमारी होता है, तो डॉक्टर ने बोला इसको डिटेल में डायग्नोसिस करते हैं, बाद में पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया, 2 साल की बेटी। तो नबील कहता है कि मैं अपनी बीवी को कैसे बताऊं कि एक ही बेटी है और उसको कैंसर है। उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि डेंगू है, और अपने नीचे में लिखा हुआ वो सारे फैक्ट्स भी दिखे होंगे। ये 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब हर साल 50,000 छोटे बच्चों को कैंसर होता था। तब हमारे पास सिर्फ 50 ऐसे डॉक्टर होते थे पूरे इंडिया में जो बच्चों का कैंसर की इलाज करा सकते हैं। तब की बात कर रहा हूँ, हर रोज एक नया कैंसर बच्चा डिटेक्ट होता था। ये बहुत ही डरावना फैक्ट्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं 7-8 साल के मुकाबले आज के दिन में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में 2023 की बात करें हम लोग, पिछले साल की, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। हर साल लगभग आप मान सकते हो 1 करोड़ कैंसर पेशेंट डिटेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड में हर साल। अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है। हर रोज हर साल 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है कैंसर के कारण पूरी दुनिया में, हर साल, एवरी ईयर। अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालोगे, ये कई सौ साल में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में आते हैं। हर साल 1 करोड़ डेथ और नंबर ऑफ
hundreds of crore patients across the world. 200-300 करोड़ कैंसर पेशेंट हर साल मिलते हैं। 1 करोड़ डेथ हर साल होता है। हर रोज के हिसाब से करीब 26,300 मौतें होती है कैंसर के कारण पूरे वर्ल्ड में। 1990 के मुकाबले 2013 में, मतलब 20 साल के गैप में, ये कैंसर की मरीजों की संख्या इंडिया में डबल हो चुकी है। पूरी दुनिया का हर 13 नंबर कैंसर मरीज हमारे देश में है। 2020 में करीब 13 लाख, करीब 14 लाख कैंसर मरीज हमारे कंट्री में डिटेक्ट हुए। सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। 2020 में करीब 14 लाख कैंसर पेशेंट, जो 2021 में और 22 में 14 लाख से लेकर 13,90,000 से लेकर 14,60,000 तक बढ़ चुका है। यानी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 10%, 15% की रफ्तार से। 2025 में करीब, ये जो आपके सामने डाटा है, इससे ज्यादा, कल परसों के एक न्यूज में आया कि 2025 तक करीब 25 लाख लोगों को हिंदुस्तान में कैंसर हो सकती है। आपको नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा डाटा मैं बताना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में करीब 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पिछले कुछ सालों में असम गवर्नमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, इन दोनों ने मिलकर हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक बेहतरीन, बहुत हाई टेक कैंसर इंस्टीट्यूट भी खोला है। नॉर्थ ईस्ट एक, सिर्फ आसाम मान लेते हैं हम, छोटा सा स्टेट है, 3 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ में बड़े बड़े 3-4 हाई टेक कैंसर इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की जो तादाद है, जो नंबर्स है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स मिलने वाले जो स्टेट्स है हमारे देश में, लेफ्ट में आपको टॉप 10 स्टेट दिखेगा। केरला, मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पंजाब। जो नंबर है वो थाउजेंड्स में है। केरला में 1,35,000, मिजोरम में 1,21,000, हरियाणा में 1,03,000। ये जो नंबर्स हैं इन थाउजेंड्स में है। आप और एक डाटा और देख सकते हैं सामने। 2020 में करीब 13,90,000 कैंसर मरीज थे, और उसमें से 7,70,000 की मौत हो चुकी थी उसी साल। 2021 में 14,26,000 लोगों को कैंसर था, उसमें से करीब 7.8 लाख की डेथ हो चुकी है। 22 में 14,61,000 लोगों की कैंसर डिटेक्शन थी, 8,08,000 मरीज की डेथ हो चुकी है। 2025 तक अनुमान है 25 लाख लोगों को यह बीमारी हो सकती है, और आप ये मान सकते हैं कि 50% से ज्यादा मरीज की डेथ होती है। कैंसर हर 1 लाख में से, अगर आप रेशियो में निकालो मेल फीमेल, हर 1 लाख में से करीब 103 फीमेल्स को कैंसर होती है, जो मरीज है उसके आंकड़े हैं, और 94 करीब मेल्स को कैंसर होती है। इससे पता चलता है कि यह बीमारी फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा है, और उनको पेल्विक और ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कैंसर इंसानों के लंग्स, ऑरल यानी मुंह में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, टंग में, स्टोमक में होती है। ये 4 कैंसर कुल मिलाकर 36% होती है, और ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, लंग कुल मिलाकर 53% फीमेल्स में होती है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने और हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको डराने के लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर अवेयरनेस। हर साल हमारे देश में करीब 1.38 मिलियन न्यू ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है। हर 4 मिनट में एक महिला का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है हमारे देश में। हर साल करीब 4,58,000 मौतें होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के कारण। लगभग हर 13 मिनट में एक महिला की डेथ होती है हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के कारण।
ये जो फिगर्स है दोस्तों, ये कोविड से कई गुना ज्यादा है, बहुत गुना ज्यादा है। हम कोविड को लेके जितना अवेयरनेस फैलाए थे, जितना सीरियस हुए थे, अगर हम लोग इस तरह की खतरनाक बीमारियों को लेके लोगों में ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको 2020 का शेयर करने वाला हूं। ये महाराष्ट्र का है। टू जस्ट जस्टिफाई द फैक्ट्स एंड फिगर्स, 1,16,000 केसेस हर साल महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होता था 2020 में। अभी तक इस नंबर्स में भी करीब 30-40% बढ़ोतरी हुई होगी। उसमें से मुंह में सबसे ज्यादा जो पुरुष में होता था 11%, लंग्स में 8.4% और उसके बाद प्रोस्टेट में होता था। फीमेल्स में सबसे ज्यादा 29% ब्रेस्ट में, सर्विक्स, यूटेराई और ओवरी में होता था लेटर। जितने भी लोगों में कैंसर होता है उसमें से करीब पुरुषों में 40% लोगों का कनेक्शन टोबैको से होता था। वो टोबैको लेते थे, पान, सुपारी, गुटखा, सुपारी, जर्दा, सिगरेट, स्मोकिंग। एक बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन ये है और जो बहुत बुरी भी है, हमारे देश में आज भी कैंसर बहुत लेट डिटेक्ट होता है। अगर फर्स्ट स्टेज में, कभी कभार सेकेंड स्टेज में भी अगर डिटेक्ट हो तो उसको रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे एक फैक्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, महाराष्ट्र में और ओवरऑल इंडिया में भी 50% से ज्यादा लंग कैंसर और स्टोमक कैंसर सीवियर स्टेज में डिटेक्ट होती है, यानी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में, जहां पे आप इस बीमारी को रिकवर नहीं कर सकते। जितने भी कैंसर केसेस डिटेक्ट होती है उसमें से करीब करीब 55% डेथ होती है। सिर्फ ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, 1 लाख केसेस हर साल डिटेक्ट होती है और इसके कारण कम से कम 50,000 लोगों की डेथ होती है। ज्यादातर केसेस में टोबैको लेने का कनेक्शंस मिला है। एक छोटा सा और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा था, कैंसर सिर्फ इंसान को नहीं होता है, ये उसके घर, उसके समाज, एज ए होल इस कंट्री को भी प्रभावित करता है। कैसे, मैं आपको छोटा सा हिसाब देता हूं। जैसे कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, अर्ली स्टेज में, तो उसमें करीब करीब एवरेज में आप मान लो 31 लाख, 30 लाख ही मान लो, 30 लाख का कॉस्टिंग आता है उसका इलाज, ट्रीटमेंट में, पूरा एंटर कोर्स में। अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है तभी 72 लाख एटलीस्ट खर्चा आता है। और ये बिल्कुल लॉस ऑफ वेल्थ है, ये लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, लॉस ऑफ वेल्थ है। कि अगर ये बीमारी ना होता तो ये एक इंसान की, एक परिवार की, एक नेशन की, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में चले जाता। और ये जो खर्चा है, ये इलाज के बावजूद भी 50% इनमें से डेथ होता है। अगर हम कैंसर का कॉस्ट निकालें 2022 में, मतलब जितने लोगों की डेथ हो चुकी थी और उन लोगों पे जो खर्चा हुआ था हिंदुस्तान में कैंसर के इलाज के लिए, वो था 5.6 बिलियन US डॉलर। ये जीडीपी का बहुत बड़ा अमाउंट है। ये आंकड़े आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि हमें समझना होगा कि ये बीमारी एक मामूली सा बीमारी नहीं है। इट्स अ थ्रेट टू द नेशन, टू द सोसाइटी, टू द फैमिलीज, टू इंडिविजुअल्स। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है, एजेंसीज का कहना, ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा। तो इसका अवेयरनेस ही, इसका एडुकेशन ही इसका इलाज है। थोड़ा सा कैंसर के बारे में डिटेल में अभी सीखेंगे, कुछ चीजें मैं आपको सामने दिखाऊंगा। अगर आप लोगों से मैं पूछूं आपके हिसाब से कैंसर क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोग लिखेंगे बीमारी है, बहुत सारे लोग लिखेंगे एक सिंपल सा बीमारी है, बहुत सारे लोग लिखेंगे इसको रोका नहीं जा सकता, कुछ लोगों का मानोगे बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो अलग अलग तरह का ओपिनियन है। थोड़ा डिटेल में सीखेंगे कि है क्या, क्यों होता है, क्या हम कर सकते हैं,
सबसे पहले तो हमें इसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की नजर से देखना होगा। इट्स टेरिफाइंग इलनेस। अगर आप में से किसी ने किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा तो आप महसूस कर सकते हैं। मैंने काफी सारे कैंसर पेशेंट को देखा है। एक दो छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के घर में कैंसर पेशेंट थी। शी वॉज ए लेडी। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया, उनको देखने का, तो मैंने उनको वहां पे रुका। तो मैंने देखा जो डॉक्टर उनको इंजेक्शन देने आते थे, एक प्रिक में इंजेक्शन कभी नहीं होता था, 8-10 प्रिक करना होता। वो वेन्स उनको मिलते ही नहीं थे। और वो दर्द इतना ज्यादा होता है कैंसर का कि उसके लिए मॉर्फिन ही काम करता है, दूसरा कोई चीज उसमें काम नहीं करता। इट्स वेरी पेनफुल। लोगों को ना खाना पीना, जो नॉर्मल लाइफ है उसको जीनी। बाकी डिजीज में आप समहाउ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कैंसर में द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी पुअर। यू सफर। आप सिर्फ सफर करते हो, एंड एवरी डे इज ए डाइंग डे। इज वेरी पेनफुल। तो ये एक बहुत ही टेरिफाइंग इलनेस है। हमें इससे बचना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए। ये बहुत सारे बीमारियों का एक ग्रुप है, और ये एक जैसा नहीं है, बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। तो हमें ये मानना होगा, कैंसर को अगर हम इन नंबर्स बताएं, ये करीब 100 अलग अलग तरह का बीमारियों का ग्रुप है। इट्स ए ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 100 डिजीज, और हर एक बीमारी अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। आज भी इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों में इनका अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए, एज ए होल पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक परिस्थितियों का पैदा करने वाला मोमेंट हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज पूरी दुनिया भर के एजेंसीज बना रही है। बहुत तरह का मेडिसिन पे काम किया जा रहा है। बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसके पीछे लोगों का रिसर्च चल रहा है। अगर हम कैंसर को एकदम साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो ऐसा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल एक रफ्तार से ग्रो होती है, मतलब एक स्पीड से ग्रो होती है, और एक टाइम के बाद वो मर जाते हैं। मान लो एक सेल 40 बच्चा पैदा करने के बाद वो मर जाएगा, और वो जो बच्चा पैदा करेगा 40 नया सेल बनाएगा, उसका एक स्पीड है। उस स्पीड में रह के नए नए सेल्स को बनाएगा। कैंसर में ये जो रफ्तार है ये बढ़ जाती है, मतलब एक सेल बहुत सारे सेल्स को पैदा करेगी, बहुत तेजी से करेगी। और ये जो सेल्स पैदा होती है ये अच्छे सेल्स नहीं है, ये सेल्स हमें नुकसान करती है। और ये सेल दूसरे सेल को हमला करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेल नुकसान करने वाला सेल है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ये दूसरे सेल पे हमला करता है, और वो बहुत तेजी से एक जगह से पूरे बॉडी में फैल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको दिखेगा ये इस फोटो में 4 अलग अलग बॉल्स हैं। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल एक बेसिक रफ्तार से ग्रो होती है, 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, और एक टाइम के बाद वो मर जाती है। और ये जो उसका स्पीड है, कितना बार डिवाइड होगा, एक सेल से कितना सेल बन सकता है, उसका एक टाइम लिमिट है। जैसे जो रेड ब्लड सेल है हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल वो 100 दिन जीता है, उसके बाद वो मर जाएगा। तो उसका एक स्पीड भी है। लेकिन कैंसर के जो सेल्स हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से फैलेगा, और बहुत तेजी से बदलाव भी करता है। कैंसर को नियोप्लास्टिक डिजीज भी कहा जाता है। नियोप्लाज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ, मतलब नया से पैदा हुआ, और ये नॉर्मल नहीं है। इसलिए आपको बहुत बार रिपोर्ट्स में नियोप्लास्टी, नियोप्लाज्म, नियोप्लास्टिक इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। आम भाषा में कैंसर हमारे बॉडी के उन सेल्स के बारे में कहा जाता है जो एबनॉर्मल रफ्तार से बढ़ता है, फैलता है, और दूसरों सेल्स को हमला करता है, और इन सेल्स को कैंसर सेल कहा जाता है। यह हर इंसान के शरीर में होता है, लेकिन हमारा बॉडी उसको कंट्रोल करके रख सकता है। किसी कारण अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये तेजी से फैलेगा, बढ़ेगा, और दूसरों पर हमला करेगा। इसको मैलिग्नेंसी भी कहा जाता है। कैंसर होने के कॉमन जो कारण है
जिसका कारण कैंसर होता है वो है केमिकल रीजन या फिर केमिकल एजेंट्स, टॉक्सिक कंपाउंड एक्सपोजर्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन और पैथोजेंस। केमिकल एजेंट का मतलब जो हमारे खाने पाने में भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव में हो सकता है, बहुत सारी चीजों में होता है, चीप चॉकलेट से भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल हमारे खाने में होते हैं जो हमारे शरीर में जाने के बाद वो हमारे सेल्स को, कैंसर सेल्स को ज्यादा भरने में मदद करता है। टॉक्सिक कंपाउंड्स का मतलब है केमिकल्स जो एनवायरनमेंट में है, पॉल्यूशंस, आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे जहां पे एमआरआई रेडिएशन, एक्सरे वगैरह होता है, वहां में लिखा होता है हार्मफुल। ये एक्स रेडिएशन, इस तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। और बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी का हमला करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर कैंसर ट्यूमर जैसे शेप बनता है, ज्यादातर कैंसर, बट सारे ट्यूमर कैंसर नहीं भी हो सकता है। यानी अगर हम ट्यूमर सेल के बारे में बात करें, दो तरह का होता है। एक जो कैंसर नहीं बनेगा, सिर्फ ट्यूमर रहेगा, उसको बिनाइन कहते हैं। एक कैंसर बन सकता है जिसको मेलिग्नेंट कहते हैं। ये वाला स्लाइड में चाहूंगा आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले या फिर लिख ले। 5-6 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको हर हाल में याद रखना है। कैंसर के लक्षण जो जनरल सिम्टम्स है, यानी हर तरह का कैंसर में ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। यहाँ पे 6 सिम्टम्स हैं। हर तरह का कैंसर पेशेंट्स को इसमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर दिखेंगे, 2 3 4 5 सिम्टम्स जरूर दिखेंगे। कमजोरी और थकावट, वजन कम होना, पेन होना, स्किन में बदलाव, स्किन का कलर, स्किन में तिल ज्यादा आना, कम होना, चेंजेस होना, स्किन का कलर चेंज होना, मतलब विजिबल चेंज आपको दिखेगा। अनयूजुअल ब्लीडिंग, कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। लॉन्ग टाइम के लिए खांसी, सर्दी, बुखार, ये सब रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, और हर किसी को, किसी भी नॉर्मल इंसान को लगेगा। ये तो वैसे भी होता है, डायबिटीज में भी वजन कम होता है, डायबिटीज में भी लोग कमजोर होते हैं, थकावट होती है। बुढ़ापे में या फिर ज्यादा काम करने से बॉडी पेन हो सकता है। एलर्जी के कारण स्किन में चेंजेस आ सकता है। ब्लीडिंग का बहुत सारा कारण है। तो लोगों को लग सकता है कि ये कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन दोस्तों हमें लोगों को सिखाना होगा कि ये सिम्टम्स है, अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो ये खतरनाक हो सकता है। मैं रिपीट करता हूं, बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी होना, वजन कम होना, पेन होना, स्किन में बहुत सारे चेंजेस, कलर चेंजेस, पैचेस आना, ब्लेमिशेस आना, कलर चेंज होना, तिल आना, स्पॉट्स आना, अनयूजुअल ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा कहीं से भी ब्लीडिंग होना, बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्दी जुकाम खांसी का रहना। तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी से मिलते हो, इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देना। कैंसर का जो ट्रीटमेंट्स है, बहुत सारे अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होते थे। जैसे सर्जरी, ये बहुत पहले से था। 1955 या फिर उससे पहले सिर्फ सर्जरी इसका एकमात्र इलाज था कि उस पार्ट को काट के निकाल दो। यानी अगर कुछ पार्ट्स में कैंसर होता है तो आप उसको सर्जरी नहीं कर सकते। 1955 से 65 के दौरान रेडियोथेरेपी आया, रेडिएशन हम देते हैं, उससे बहुत सारे फायदे हुए, मतलब बिना सर्जरी का, और ऐसे अंदरूनी पार्ट्स में हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते थे। 1965 के बाद केमोथेरेपी आया, खाने वाला मेडिसिन, इंजेक्ट करने वाले मेडिसिन। और हाल ही में इम्यूनोथेरापी और जीन थेरापी न्यूली डेवलप हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हाल ही में मिला है जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। तो सर्जरी होता था, अभी भी होता है, रेडियोथेरापी पहले भी था, अभी भी है, कीमोथेरापी पहले भी था, अभी भी है, इम्यूनोथेरापी एंड जीन थेरापी जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है, और इसका अच्छा फायदा हमें मिल रहा है। कैंसर को हम कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। कैंसर के अलग अलग नाम हैं, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, लिकोमा। कैंसर को आप और भी, मतलब इसको बहुत सारे अलग अलग नाम है, बहुत सारे डेफिनेशन है। हम लोग सॉलिड कैंसर, लिक्विड कैंसर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो लिक्विड्स हैं, ब्लड है, लिम्फ है, अगर यहाँ पे ये कैंसर होता है तो उसको लिक्विड कैंसर कहते हैं। जो सॉलिड मासेस है, स्किन, मसल, स्मूथ मसल, इसको सॉलिड कैंसर कहते हैं। सबसे पहला वाला जो कैंसर है उसका नाम है कार्सिनोमा। ये स्किन की कैंसर है, जिस स्किन का हो सकता है
अंदर में जो मसल है या फिर जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें भी हो सकता है। स्किन का जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग बात करते थे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। स्किन में सबसे ऊपर वाला लेयर में जैसे हम सब जानते हैं सनलाइट की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से हो सकता है, तो स्किन कैंसर हो गया। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका जो आउटर लाइनिंग है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर का लाइनिंग, इंटेस्टाइन के अंदर में जो आउटर लाइनिंग होगा उसका जो एपिथेलियम है उसमें स्किन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, कोलन में हो सकता है, पैंक्रियास में हो सकता है, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो सकता है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे भाग भी हैं। कार्सिनोमा का जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग नाम है, एड्रेनोकार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा का मतलब है स्किन का लेयर या फिर अंदर में जो ऑर्गन है उसके इंटरनल लेयर का कैंसर। उसके बाद सरकोमा होता है, ये हड्डियों का और कार्टिलेज का कैंसर है। या फिर कनेक्टिव टिश्यू, वो ऑर्गन जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर को सरकोमा कहते हैं। इसके भी बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, बोन, सॉफ्ट टिश्यू। ल्यूकेमिया जो ब्लड का कैंसर होता है, जिसमें आप सब जानते हैं हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें से व्हाइट ब्लड सेल का जो नंबर है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और ये बोन मेरो से सारे जो ब्लड के सेल्स हैं ये बोन मेरो से बनता है। बोन मेरो एक सेल बनाएगा और वो सेल आगे जाके अलग अलग रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स में बदल जाएगा। जब भी ब्लड में किसी एक पर्टिकुलर सेल की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। जैसे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल का, टी सेल ल्यूकेमिया भी हो सकता है। ये खास करके एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में देखा जा सकता है। जैसे आपने शुरू में जब छोटे बच्चों के कैंसर में ल्यूकेमिया का जिक्र किया गया था, 5 साल तक ये बहुत ज्यादा हो सकता है, फिर 14 से 18 साल के एज में हो सकता है, 19 से 40 या फिर 60 प्लस में हो सकता है। यानी कुछ एज में ये नहीं होता है, कुछ एज में ज्यादा होता है। लिम्फोमा और मायोलोमा ये अलग तरह का कैंसर है जो ब्लड में और लिम्फ्स में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड्स हैं उसी तरह से हमारे बॉडी का एक दूसरा भी इम्यून सिस्टम में लिक्विड वाला सिस्टम होता है जिसको लिम्फ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा टॉन्सिल के 2 बॉल्स होते हैं, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। वो 2 बॉल्स यहाँ पे होता है। उसी तरह से पूरे बॉडी में अलग अलग जगह में लिम्फ का नोड्स होते हैं। इन नोड्स में भी कैंसर हो सकता है, उसको मायोलोमा कहते हैं या लिम्फोमा कहते हैं। स्टोमक में हो सकता है, ब्रेन के लिम्फ नोड्स में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है। ये बी सेल लिम्फोसाइट्स और टी सेल लिम्फोसाइट्स दोनों में से कोई एक हो सकता है। मायोलोमा जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है, जैसे ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है तो हम उसको लिकोमा, व्हाइट ब्लड सेल होता है इसमें से किसी एक सेल में होगा तो हम उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई कैंसर प्लाज्मा में शुरू होता है तो उसको मायोलोमा कहा जाएगा। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके प्लाज्मा में अगर कैंसर फॉर्म होती है तो उसको मायोलोमा कहते हैं। ये एक ब्लड के कैंसर का टाइप है। तो इस तरह का अलग अलग कैंसर किसी भी इंसान को एज के हिसाब से या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर के कारण किसी भी पार्ट में हो सकता है। और जो खास करके ब्लड कैंसर है वो बॉडी के हर ऑर्गन को बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है। जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में मिलता है हर एक सेल को कैंसर सेल नुकसान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में ब्लड के बहुत अलग अलग सेल्स होते हैं। मसल के सेल्स होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स होते हैं, इंटेस्टाइन में खाने के जो पाइप है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी मसल होते हैं। नर्व के सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, लिवर के सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स में कैंसर के सेल्स हमला कर सकता है। दोस्तों ट्यूमर के बारे में हम सबने सुना है। ट्यूमर एक अनवांटेड सेल ग्रोथ और एक नोड बन जाता है, एक लंप बन जाता है जो अनवांटेड सेल्स हैं। ट्यूमर 2 तरह का हो सकता है, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है वो कैंसर नहीं बनता, जो मैलिग्नेंट है वो कैंसर है। दोनों में अंतर है, जो बिनाइन है वो छोटा है, जो मैलिग्नेंट है वो बड़ा है। जो बिनाइन है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जो मैलिग्नेंट है बहुत तेजी से बड़ा होता है। जो बिनाइन है वो फैलता नहीं है और दूसरा सेल पे हमला नहीं करता। जो मैलिग्नेंट है
वो दूसरे आसपास के सेलों पे हमला करता है। जो बिनाइन है बहुत अलग दिखता है, जो मेलिग्नेंट है अलग नहीं दिखता है, सेम सेम दिखेगा, मतलब बॉडी के दूसरे सेल के टाइप जैसे आपको दिखेगा। जो बिनाइन है वो एक ही जगह में रहता है और ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, फैलेगा नहीं। जो मेलिग्नेंट है तेजी से फैलेगा, आसपास पे हमला करेगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस फोटो का अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट वाला बिनाइन है, राइट वाला मेलिग्नेंट है। तो बिनाइन वाला एक ही जगह में रहता है, मेलिग्नेंट वाला फैल जाता है और बहुत अलग अलग शेप्स में होते हैं। बिनाइन वाला सारे सिमिलर होते हैं, मेलिग्नेंट वाला अलग अलग शेप में होता है और बहुत तेजी से फैल जाता है। ये छोटा सा फोटो से आपको समझ में आ जाएगा कि कैंसर सेल क्या होता है। ध्यान से इस फोटो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड का फोटोस्कोप देखो, ये नॉर्मल सेल्स है, हमारे बॉडी के जितने भी दूसरे सेल जो सब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मसल सेल, बोन सेल्स, लिवर सेल, न्यूरॉन सेल्स एक्सेट्रा, जो हमारे बॉडी के सेल्स है। मान लीजिए यहाँ पे 2 सेल हैं, ये 2 सेल आगे जाके बढ़ के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन इसको बढ़ने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है और उन चीजों को कहा जाता है ग्रोथ फैक्टर्स। और ये ग्रोथ फैक्टर बॉडी के सिचुएशन के हिसाब से, इंसान की जरूरत के हिसाब से डीएनए बनाती है। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, हॉर्मोन्स भी हो सकता है। यानी सेल अपने आप बढ़ेगा नहीं, इसको ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, इसीलिए कंट्रोल्ड है और एक टाइम तक ही बढ़ेगा। कैंसर सेल ऐसा नहीं है, ये ग्रोथ फैक्टर के बिना भी बढ़ेगा, बिना ग्रोथ फैक्टर के भी बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए खतरनाक है। जैसे कैंसर के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, अलग अलग टाइप के कैंसर। तो कैंसर ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, सबसे कॉमन यही है, ब्लैडर में, ब्रेस्ट में, एंडोमेट्रियम में, ल्यूकेमिया, पैंक्रियाटिक कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, मेलानोमा, किडनी कैंसर, लिम्फोमा, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन एंड रेक्टल कैंसर। इस फोटो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 कैंसर का नाम यहाँ पे लिखा है। लंग कैंसर जो लंग्स में हुआ है, कोलोन कैंसर जो कोलोन में हुआ, पैंक्रियास कैंसर जो पैंक्रियास में हुआ है, और स्किन कैंसर जो स्किन मेलानोमा के नाम से जाना जाता है। ये 4 कैंसर 4 जगह पे हो चुका है। ये कैंसर सेल्स फैलेगा, आसपास के सेलों पे हमला करेगा और वहां से दूर दराज में जाके दूसरे जगह में भी हमला करेगा। जैसे लंग कैंसर जाके हड्डियों में स्प्रेड होगा, उसको बोन मेटास्टेसिस, यानी ये दूसरों को हमला करने वाला स्टेज है। एक जगह से फैल के दूसरे ऑर्गन पे हमला करते उसको फोर्थ स्टेज या फिर मेटास्टेसिस कहते हैं। लंग से शुरू हुआ, हड्डी में चला गया, स्किन में शुरू हुआ, लंग्स में चला आया, पैंक्रियाज में शुरू हुआ, कोलोन में चला गया, लिवर में चला गया, एड्रिनल ग्लैंड में चला गया। तो एक जगह में शुरू होता है, उसी जगह में फैलता है और दूसरे ऑर्गन में जाके हमला करता है। यानी बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिटेक्शन में ही पता चला 3rd स्टेज में है, 4th स्टेज में है। सबसे ज्यादा मिलने वाले कैंसर जो पुरुष, महिला और बच्चों में होता है। पुरुष में प्रोस्टेट, लंग और कोलोन और रेक्टल में सबसे ज्यादा, फीमेल्स में ब्रेस्ट, लंग्स और कोलोन एंड रेक्टल में, बच्चों में ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर्स और लिम्फोमा। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। लेफ्ट साइड के फोटो को आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल सेल है, एक सेल से 2 सेल बना और दोनों सेल आगे जाके और भी 2, 2 का 4, 4 का 8 इस तरह से बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। एक टाइम के बाद वो सेल डैमेज हो जाएगा क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, वो डैमेज होगा। डैमेज होने के कारण वो अपने आप को मार देगा, सुसाइड बोलते हैं उसको, ऑटोप्सिस, एपोटोप्सिस, वो अपने आप को मार देगा। यानी एक टाइम के बाद उसको मरना है और हर सेल एक टाइम के बाद मर जाएगा। कैंसर में सेल डैमेज होने के बावजूद भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक अच्छा सेल था, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक टाइम पे जाकर वो बीमार हो गया। बीमार होने के कारण उसके अंदर में बहुत सारे खराब चीजें बन गई तो मर गया। कैंसर में क्या होगा, बढ़ता गया और वह खराब हो गया। खराब होने के कारण
वो अपने जैसा और भी बहुत खतरनाक और खराब खराब सेल ही बनाएगा। यानी ये बहुत खतरनाक सेल्स बनाता जाएगा बनाता जाएगा। मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखना आप सबको समझ में आ रहा है, साउंड वीडियो क्लियर है। पर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। ओके, ग्रेट। ऊपर का जो ब्लू कलर के सेल्स है वो नॉर्मल सेल है, जैसे इस तरह का सेल। अलग अलग टाइप का सेल्स होते हैं, सेल क्लस्टर में रहता है, सेल बढ़ेगा, सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो डिवाइड होगा, वो अलग अलग सेल को बनाएगा, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कैंसर सेल में ये सेल्स बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, और हर सेल एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल सेल में आपको सारे सेल एक जैसा दिखेगा, यहां में एक जैसा नहीं दिखेगा। एक सेल बढ़ते बढ़ते बीमार हो गया, गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, बुरा बन गया, खतरनाक बन गया, और वो आगे जाके अपने जैसे खतरनाक सेल्स ही बनाएगा। जैसे ऐसा था ऐसा बन गया, कभी न्यूक्लियस ज्यादा बनेगा, उसके डीएनए क्रोमोसोम न्यूक्लियस सब गड़बड़ होगा, आगे जाके भी ऐसा ही बनाएगा, बिना सेल वॉल का, बिना वॉल का, बिना बाउंड्री का, यानी खतरनाक सेल्स वो बनता ही जाएगा। इस फोटो से भी आपको समझ में आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, कैंसर स्प्रेड कैसे होता है और क्यों होता है। कैंसर को हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कैंसर के नाम से जाने जा सकते हैं। प्राइमरी मतलब मान लो एक ही जगह पे हुआ, उधर ही है। अब जब ये बड़ा होगा, फैलेगा, आप उसको एडवांस कह सकते हो। एक कैंसर का सेल जहां पे बढ़ने लगता है, जहां पे आपको पता चल गया, जहां पे डिटेक्शन हुआ, अलग अलग एफएनएसी से या फिर बायोप्सी से आपको पता चल गया, एक जगह पे जहां पे कैंसर सेल पैदा हुआ शुरू में, उसको प्राइमरी कैंसर कहा जाता है। लेकिन वो वहां से धीरे धीरे फैलता है, और ये एक जगह से फैल के दूसरे जगह में जाके वहां पे ट्यूमर जैसा हालत पैदा कर सकती है, उसको सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, प्राइमरी कैंसर हुआ डिसेंडिंग कोलन में कैंसर हुआ, लेकिन ये कैंसर के सेल फैल के लिवर में चला गया। यहां से फैल के लिवर में चला गया, तो वो सेकेंडरी कैंसर हो गया। और ये अपने आसपास के जितनी भी जगह है, हर जगह में फैल सकता है, ब्लड की थ्रू से, लिम्फेटिक सिस्टम की थ्रू से। जैसे मैंने कहा, दो लिक्विड सिस्टम हमारे बॉडी में है, आइदर ब्लड और लिम्फ, उसके माध्यम से पूरे बॉडी में फैल सकता है। इसके लिए कैंसर जहां पे पैदा होती है, जो प्राइमरी कैंसर है, वहां से कैंसर सेल्स को टूटना पड़ेगा, और टूट के ब्लड हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, लिम्फ हो, उसके थ्रू से तैर के दूसरे जगह में जाता है। वहां जाके फिर से वो उगना और फैलना शुरू करेगा। कभी कभी ये खून के बहुत छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, उसके अंदर में भी चला जा सकता है। ब्लड के थ्रू से पूरे बॉडी के किसी भी जगह में जा सकता है, पूरे बॉडी के किसी भी जगह में जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे, पता चलता है कि कुछ महीने पहले लिवर में था, ब्रेन में चला गया, किडनी में चला गया, क्योंकि वो ब्लड के छोटे छोटे टिश्यूज के माध्यम से फैल सकता है। आप देख सकते हैं, खून का एक पतला सा नली है, और कैंसर सेल उसके अंदर से फैल रहा है, और कभी कभी अंदर में चिपक भी जाता है, और उसको भी कैंसर कर देगा। और ये जहां में भी जाएगा, वहां में ये ग्रो करेगा। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से भी ये फैल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके स्क्रीन में है। कैंसर इतना खतरनाक इसलिए है, जो 3-4 पॉइंट आपके स्क्रीन में है। हमें अभी तक ये पता चला कि कैंसर के सेल खतरनाक हैं, क्योंकि ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, और ये आसपास के सेलों को खत्म कर देगा, नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फैल के एक ही जगह में रखेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा, आसपास के हर चीज को डिस्ट्रॉय करेगा, नुकसान करेगा, अच्छे सेल को खराब करेगा, और धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और इसका ग्रोथ में कभी भी स्पीड कम नहीं होगा। तो सबसे नुकसान और सबसे खतरनाक चीज कैंसर के बारे में यही है, ये जो खतरनाक सेल्स हैं,
ये बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता ही जाएगा और फैलता जाएगा। ये बहुत तेजी से अलग अलग रूप धारण कर लेता है, इसीलिए इसको हेटेरोजेनस कहा जा सकता है। जैसे स्किन का कैंसर ब्लड में जा सकता है, ब्लड का कैंसर बोन में जा सकता है, बोन का कैंसर ब्रेन में जा सकता है। बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से अपना रूप बदल सकता है। यह बहुत तेजी से हमला करता है और बहुत तेजी से बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला जाता है। इसीलिए कैंसर इतना खतरनाक है। और ये जो रफ्तार है, किसी के लिए फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज में जाने के लिए हो सकता है कुछ हफ्ते लगे, कुछ महीना लगे, किसी को हो सकता है कुछ साल लगे। तो इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना होगा, सेल डिवीजन के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है जो सेल का हेड ऑफिस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है। डीएनए ब्रेन, सेल का ब्रेन होता है और उसमें बहुत पावर होता है। सेल को कैसे बड़ा होना है, सेल को क्या बनाना चाहिए, वो बड़ा होके कैसा बनेगा, उसको कितना बार मल्टीप्लाई होना है, सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है। और टाइम टू टाइम डीएनए ये इंफॉर्मेशन सेल को देता है, तब जाके सेल 102 होता है, 203। और सेल में जो इंफॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो गया तो वो सेल सही से बढ़ेगा नहीं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे जेनेटिक डिजीज के बारे में सुना होगा, बहुत सारे बीमारी जेनेटिक होता है, डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, इस तरह के बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोम में गड़बड़ होने के कारण वो सेल अच्छे से नहीं बनता, या फिर पूरे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग एबनॉर्मल चीजें होती हैं। डीएनए जब थोड़ा सा बदल जाता है उसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। और सबसे पहले स्लाइड में जो भी मैंने आपको दिखाया था, हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन्स, ये सारे म्यूटेंट्स हैं, म्यूटोजेनिक एजेंट्स हैं। ये म्यूटेशन करता है और ये म्यूटेशन के कारण सेल एब्नॉर्मल होते हैं और कैंसर सेल बनना शुरू होता है। कैंसर के बारे में कुछ मिथ्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं, या फिर लोगों का कुछ और मानना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लोगों को मानना है कि कैंसर का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तो कैंसर का इलाज है। हो सकता है एक बार ठीक होने के बाद दोबारा आए, लेकिन उसको भी क्योर किया जा सकता है। लोगों को लगता है कि कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी बहुत पेनफुल है, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न टेक्निक है, एडवांस साइंस के तहत, ये बिना साइड इफेक्ट, मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ और मिनिमम पेन के साथ किया जा सकता है। लोगों को लगता है बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। अगर टेक्नीशियन, एक्सपर्ट सही तरह से बायोप्सी का सैंपल लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा। लोगों को लगता है कि कैंसर अगर पेनफुल नहीं है, कोई ट्यूमर है बॉडी में, कहीं पे लंप है, अगर वो पेनफुल नहीं है तो लोगों को लगता है कैंसर नहीं है, और अगर पेनफुल है तो कैंसर है। ऐसा नहीं है। शुरू में पेन किसी भी कैंसर में शायद ना भी हो सकता है, लेकिन स्लोली स्लोली एडवांस स्टेज में हो सकता है, या वहां में भी नहीं हो सकता है। जैसे कुछ कैंसर आपको नॉर्मल ट्यूमर सा लगेगा शुरू में, और वहां पे आपको पेन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो बिनाइन ट्यूमर कैंसर में बदल सकता है। तो पेन के हिसाब से इसको नापा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कैंसर बुढ़ापे में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के लाइफस्टाइल के कारण, फूड हैबिट्स के कारण, म्यूटेशन के कारण किसी भी एज में हो सकता है। 2 साल के बच्चों को भी ब्लड कैंसर होता है। ये मुन्ना भाई का एक बहुत मशहूर फोटो है, आप सबको मालूम होगा। जैसे डॉक्टर कहते हैं, जहिर तुमको स्टोमक कैंसर है, और हम में से हर कोई ऐसा ही मानेगा, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी कोई पान मसाला नहीं खाया, कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, कभी दोस्तों के साथ अय्याशी नहीं की, फिर भी मुझे कैंसर क्यों है डॉक्टर। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है। जो लोग ऐसा कुछ नहीं लेते उनको भी कैंसर होता है। और हम क्या बोलते हैं, सिंपल है जाहिर भाई, रोज बाहर खाना खाते हो, इट इज केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, माँ के हाथ का खाना खाओ, अभी ठीक हो जाओगे।
लेकिन इसका भी एक लॉजिक है बाहर का खाना। मान लो आप लोग बाहर से खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कैंसर को पैदा कर सकते हैं, और इनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। जो कैंसर पैदा कर सकते हैं उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। और जैसे ऐसे बाहर का अनडाइजेस्टेबल फूड, अनडाइजेस्टेबल खाना आपके शरीर में आता है, तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो, या फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स हैं, जो हमारे पेट के अंदर में जो अच्छे सेल्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो बोलते कि ये प्रॉब्लम आ गया है, इसको मारो। और इसको मारने के लिए बॉडी नया नया सेल पैदा करेगी, डिफेंस के सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल। लेकिन हमारे सारे सेल्स कमजोर होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर है, हम विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं, हमारा बॉडी न्यूट्रिशन में एक्सपोज हो चुका है, हार्मफुल केमिकल में एक्सपोज हो चुका, हम विटामिन मिनरल्स नहीं लेते, तो हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर होता है। और बाहर का खाने के कारण जो हार्मफुल एजेंट्स हैं वो हमें हमला कर देता है, और इस तरह से चीजें शुरू होती हैं। कुछ खाना ऐसा है जो कैंसर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इस फोटो को भी स्क्रीनशॉट ले ले। जो लेफ्ट में रेड कलर का खाना है, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे फेवरेट खाना यहाँ पे है। प्रोसेस्ड मीट्स, बल्कि प्रोसेस्ड मीट नहीं, कोई भी प्रोसेस्ड खाना कैंसर कर सकता है। कुकीज, हॉट डॉग्स, फ्रेंच फ्राइज, अगर आप घर में बनाते तो ठीक है, डोनट्स, क्रैकर्स, चिप्स, बेकन्स, ये तो छोटा सा लिस्ट मैंने आपको दिया जो कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे राइट साइड के लिस्ट में देख सकते हैं, केन टोमेटोस, एल्कोहल, रिफाइंड शुगर, सोडा, प्रोसेस्ड मीट, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, मास प्रोड्यूस्ड ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स, दूध जो पेस्टुराइज्ड है, जो प्रोसेस्ड है, जो केन्ड है या फिर जो पाउडर्ड फॉर्म में है, चार्ड मीट जो स्मोक्ड और जलाया हुआ खाना है, खास करके मीट्स, फार्म सैल्मन, आर्टिफिशियल कलर्स, रेड मीट, पास्ता, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो पाम ऑयल है, या फिर जो चिप्स और चॉकलेट में यूज होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो अच्छा है, सारे फ्रूट, सारे नेचुरल फ्रूट, सारे वेजिटेबल सारे अच्छे हैं। और कुछ बहुत ही हाईली एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाला है, सारे हरी सब्जियां जो हमें पसंद नहीं है, कॉलीफ्लावर्स, हल्दी, सरसों, ब्रोकली, नोनी, टोमेटो, गार्लिक। इसके साथ ग्रीन टी भी बहुत अच्छा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। और कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ने पूरा टाइम ले लिया। दोस्तों अभी जितना कुछ हमने सीखा, इसके साथ एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं बताया था। कैंसर सेल जो 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, ये जो तेजी से बढ़ता है, इसके लिए उनको एक दो चीजें चाहिए, और वो चीजें हैं फ्री रेडिकल या फिर फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगा, फ्री ऑक्सीजन, वो बहुत तेजी से फैलता है। कैंसर सेल दुनिया का वो खतरनाक सेल में से है जो बुरी से बुरी हालत में ज्यादा फैलता है। यानी इंसान को अच्छा रहने के लिए जो चीजें चाहिए उससे कैंसर नहीं फैलेगा, बीमार होने के लिए जो चाहिए उससे चीजें फैलेगा। अगर आप खाना गलत टाइम पे खाते हो, अगर आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, बाहर का खाना खाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, उससे कैंसर सेल को फ्री ऑक्सीजन मिलता है जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये जो बेरी फ्यूल है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्री रेडिकल को खत्म करने वाला एजेंट है, जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। 30 ml लेने से आपको करीब 30-40 हजार एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो एक दिन के लिए काफी है। तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, आर्टरीज को सही रखेगा, लिपिड को सही रखेगा, ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करेगा, हार्ट प्रॉब्लम को दूर रखेगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम को दूर करेगा, एंटी कैंसर है। और सबसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है कि ये बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एक इसी तरह का और शानदार प्रोडक्ट है गैनोलाइफ। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज होता आ रहा है पिछले 2000 सालों से, जिसमें काफी सारे चीजें हैं, ट्राइटर्पिन्स, पॉलीसैकेराइड, टर्पेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, फिनॉल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके डेरिवेटिव्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये सारी चीज ना एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी लिवर की प्रॉब्लम के कारण आप दे सकते हो, एंटी ट्यूमर है, मेटास्टेटिस को रोकता है, कैंसर का जो लास्ट स्टेज है
यानी लिवर के कैंसर को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा फॉर एग्जाम्पल, और कैंसर को उस फॉर्म को भी रिवर्स करने में मदद करेगा। ये एक बहुत अच्छा एंटी कैंसर एजेंट है। तो गैनोलाइफ आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो नोनी है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, म्यूटेशन। जो डीएनए है, डीएनए के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उससे कैंसर हो सकता है। और जो भी बड़े बड़े सब्जियां आज हम खाते हैं, बड़े बड़े फल हम खाते हैं, जो फल सिर्फ विंटर में मिलता था लेकिन आज पूरे सीजन में मिलता है, ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। यानी इनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया गया है कि पहले तुम उसके डीएनए में पहले इंफॉर्मेशन था कि सर्दियों में होगा, जब सनलाइट कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तब ये फ्रूट्स देगा। उस डीएनए के उस पार्ट को हमने छेड़छाड़ करके ये बना दिया कि पूरे साल फ्रूट्स देगा। यानी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और इस तरह का चीजें खाने से हमारे डीएनए में भी म्यूटेशंस हो सकते हैं। यानी डीएनए लेवल में छेड़छाड़ी से कैंसर होता है। नोनी नेचुरली मिलने वाली वो इकलौता फ्रूट है, या फिर उन बहुत कम फ्रूट में से एक है जो डीएनए को रिपेयर करके कैंसर को रोकता है। ये इसका बहुत ही शानदार बेनिफिट है और मेडिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसका यूज भी बहुत बड़ी तादाद में एज एंटी कैंसर, एडवांस कैंसर में भी दिया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, एंटी कैंसर है, और इसके बहुत सारी स्टडीज आप देख सकते हो। नोनी में फिनोलिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक एसिड से, एल्कालॉइड से, जिसके कारण एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देखा गया है। कुछ रिसर्च से आप यहाँ पे दे सकते हो। एक रिसर्च का मैंने डाटा आपका शेयर किया है, जिससे ये पता चलता है कि इसके इस्तेमाल से लोगों में कैंसर की सेल की ग्रोथ को कंट्रोल किया गया था और रिवर्स भी किया गया था। यानी नोनी, गैनोलाइफ और बेरीफ्यू, ये तीन अहम हमारे एंटी कैंसर एजेंट्स के हिसाब से आप लोगों को बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो भी हमने बातचीत की है, डिस्कशन की है, इसको आप एज रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी है। और मुझे उम्मीद है जो मैं आपसे शेयर किया, डिस्कस करना चाहता था, आई वाज एबल टू कन्वे दैट। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आ गया? अगर पूरा आ गया तो आप 50 तो 50% लेके, जो भी आपको लगता है कितना भी परसेंटेज आपको समझ में आया, आप प्लीज मेंशन करें। आज हमने बेसिक डिस्कशन की है। एक दिन और भी डिटेल में बात करेंगे, एक एक कैंसर, अलग अलग टाइप का जो कैंसर है उसके बारे में इन डिटेल्स में बात करेंगे। और कैंसर का थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी, यानी एक्चुअली में कैसे फैलता है, साधारण भाषा में हम सीखेंगे। मेडिकल टर्म्स को साधारण भाषा में सीखेंगे, ताकि आप लोगों से और भी अच्छी तरह से बात कर पाए। तो लेट मी चेक, आप लोगों ने क्या रिप्लाई किया। ओके, ग्रेट जी। ये वीडियो भी आप सबको यूट्यूब में मिलेगा। तो आज का सेशन को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इमेजिन करो, हर 4 मिनट में एक महिला का डेथ होती है हमारे देश में, डायग्नोसिस भी होती है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का। अगले साल तक 25 लाख लोगों को हर साल नया कैंसर डिटेक्ट होता है। हमारे देश में हर साल 50,000 बच्चों का, अभी तक तो शायद 1 लाख 1.5 लाख भी हो चुका होगा, कैंसर होता है। और आए दिन आपको भी अपने जान पहचान आसपास के लोगों में किसी ना किसी का कैंसर डिटेक्शन सुनने में आ रहा होगा। इसका अवेयरनेस ही इसका रुकावट, इसका प्रिवेंशन है। इसका अवेयरनेस ही इसका प्रिवेंशन है। तो आप लोग जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट जो जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं, कैंसर के इंफॉर्मेशन लोगों तक प्लीज पहुंचाएं, ये जानकारी लोगों को दे, और कोशिश करें हर कोई बेरीफ्यूल, गैनोलाइफ, नोनी जैसा प्रोडक्ट का सेवन करे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये 3 प्रोडक्ट आप भी अपने लाइफ में स्टार्ट करें और अपने फैमिली को कैंसर से रोके, क्योंकि अगले आने वाले कुछ सालों में हर फैमिली में कैंसर पेशेंट होने वाला है। तो इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है।
जब हो जाएगा तब लोग आपने देखा 30 लाख और एडवांस स्टेज में 70 लाख खर्च करते हैं, इस ह्यूज अमाउंट। तो हमें वहां तक नहीं पहुंचना है। महीने में आप 2-4 हजार खर्च करो, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट लो और शानदार जिंदगी जिए। तो उम्मीद करता हूं हम खुद एक कैंसर मुक्त परिवार बनेंगे और हमारे सोसाइटी में भी कैंसर के अवेयरनेस को फैलाएंगे और हम सारे लोग मिलके कोशिश करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट अवेयरनेस फैला के कैंसर को रोके। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं और ये सेशन यूट्यूब में डाल दूंगा, आप सबको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।